आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं और रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स पर प्रकाशित लेख व्हेन डिमेंशिया हैज अ सीट एट द हॉलीडे टेबल हमें त्योहारों की चमक दमक के बीच एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराता है जिसे अक्सर हम देखना नहीं चाहते। लेखिका अपने अल्जाइमर से पीड़ित पिता के साथ बिताए एक क्रिसमस के अनुभव से शुरुआत करती है, जहां कमरे में सजा क्रिसमस ट्री उनके पिता के लिए एक पहेली बन जाता है। लिविंग रूम में पेड़ क्यों रखा है? ये सवाल सिर्फ याददाश्त के खोने का नहीं, बल्कि उस दुनिया का है जहां समय, परंपराएं और अर्थ सब धुंधले हो चुके हैं। लेख बताता है डिमेंशिया या अल्जाइमर से जूझ रहे लोग त्योहार का मतलब नहीं समझ पाते। उन्हें नहीं पता कि सब लोग क्यों इकट्ठा हैं, तो इतना खाना सजा है, लेकिन वो ये ज़रूर महसूस करते हैं कि कमरे में माहौल कैसा है। शब्द भले ही खो जाएं, भावनाएं नहीं खोती। लेखक बताती हैं कि जब परिवार के लोग उनके पिता को क्रिसमस समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो बात काम नहीं आई। लेकिन जब उन्होंने बस इतना कहा कि कभी-कभी घर के अंदर पेड़ रखना अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगता है, तो उनके पिता शांत हो गए। लेख यही इशारा करता है कि तर्क नहीं, बल्कि भावनात्मक सहिष्णुता ज्यादा असर करती है। लेख खास तौर पर आज के संदर्भ में और गहरा हो जाता है, जब राजनीतिक मतभेदों और पारिवारिक तनावों ने त्योहारों को भी भारी बना दिया है। लेखक चेतावनी देती हैं कि डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति के सामने ये मान लेना कि उन्हें क्या समझ आएगा, बहुत बड़ी भूल है। वो बहस का विषय नहीं समझते, लेकिन गुस्सा, तल्खी, तनाव और कटुता पूरी तीव्रता से महसूस करते हैं, और वो उनके लिए डरावना हो सकता है। लेख का सबसे असरदार हिस्सा यही है कि लेखक डिमेंशिया को सिर्फ त्रासदी नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखती है। वो कहती है, हमें सिखाता है कि हम सामने वाले की भावनाओं को हल्के में ना लें। जो कुछ भी हमारे भीतर से निकलता है, गुस्सा, प्रेम, बेचैनी या शांति, वो सामने वाले में उतर आता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसा माहौल बना रहे हैं। लेट्स माई। आज का अखबार। अपने पिता के 10 साल के अल्जाइमर के अनुभव के आधार पर लेखिका कहती हैं कि इस सफर से गुजरकर कोई भी इंसान वैसा नहीं रहता। बदलाव तय है। सवाल सिर्फ ये है कि आप ज्यादा खुले, ज्यादा करुणामय बनते हैं या ज्यादा कठोर और बंद। छुट्टियों का समय, जब भावनाएं वैसे भी उफान पर होती हैं, इस आत्ममंथन के लिए सबसे सही समय है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी यादें नहीं, लेकिन इंसानियत सबसे ज्यादा याद रखी जाती है। द गार्जियन में प्रकाशित लेख व्हेन द एआई बबल बर्स्ट, ह्यूमन विल फाइनली हैव देयर चांस टू टेक बैक कंट्रोल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर फैले उत्साह, डर और घमंड के बुलबुले पर सीधा सवाल उठाता है। लेख कहता है, अगर 2025 में एआई ने आपकी जिंदगी नहीं बदली, तो अगला साल जरूर बदलेगा। लेकिन ये भविष्यवाणी एआई की ताकत पर भरोसे से ज्यादा उसके इर्द गिर्द खड़े किए गए आर्थिक और राजनीतिक ढांचे की सच्चाई पर आधारित है। लेख साफ करता है कि ये एआई के चमत्कारों का प्रचार नहीं, बल्कि उस हाइप की पड़ताल है जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था से लेकर वैश्विक राजनीति तक को हिला दिया है। लेख बताता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय टेक कंपनियों की उम्मीदों और निवेश के सहारे खड़ी है। चैट जीपीटी के आने के बाद एआई सेक्टर में पैसा ऐसे बहा है जैसे कल कुछ बचना ही नहीं। ओपन एआई की वैल्यू, सैम ऑल्टमैन के सौदे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, मेटा सब मिलकर हजारों अरब डॉलर का दाव एआई पर लगा चुके हैं। द गार्जियन याद दिलाता है कि अगर ये निवेश ना होता, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ठहरी हुई दिखती। इतिहास के जानकार इसे रेलगाड़ियों और डॉट कॉम युग की तरह एक और बूम बस चक्र मान रहे हैं। लेख का लहजा बेहद आलोचनात्मक है। वो कहता है कि एआई को लेकर जो कहानी बेची जा रही है, उसमें टेक उद्योग का घमंड, मुनाफाखोरी और एक तरह का ईश्वर बनने का सपना शामिल है। दावा यह है कि मशीनें जल्द ही इंसानों जैसी सामान्य बुद्धि हासिल कर लेंगी और खुद को बेहतर बनाती चली जाएंगी। लेख सवाल करता है, अगर ऐसा हुआ तो फायदा किसे होगा? कुछ मुट्ठी भर टेक मालिकों को या पूरी मानवता को? द गार्जियन बताता है कि एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भू राजनीति का हथियार बन चुका है। अमेरिका
सुपर एआई के सपने के पीछे भाग रहा है, जबकि चीन अपेक्षाकृत साधारण लेकिन व्यापक एआई के जरिए पूरे समाज और अर्थव्यवस्था को बदलने की रणनीति अपना रहा है। दोनों ही ताकतें वैश्विक नियमों, पारदर्शिता और नैतिक सीमाओं से बचना चाहती हैं, क्योंकि एआई अब सीधे वैश्विक वर्चस्व से जुड़ चुका है। लेक एलन मस्क के बच्चों के लिए बनाए जा रहे एआई बॉट का उदाहरण देकर चेतावनी देता है कि बिना नियंत्रण की एआई कितनी खतरनाक हो सकती है। द गार्जियन समझाता है कि भाषा मॉडल सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, वो सिर्फ डेटा से संभावना निकालते हैं। कई बार जवाब सही होता है, कई बार पूरी तरह गलत, लेकिन हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ। जैसे जैसे इंटरनेट एआई से बने कंटेंट से भरता जाएगा, एआई खुद भी कचरा सीखती जाएगी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख वाई इज रशिया एस्केलेटिंग अटैक्स ऑन यूक्रेन्स ओडेसा यूक्रेन युद्ध के एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ इशारा करता है, जहां रूस अब सीधे यूक्रेन की आर्थिक नस पर वार कर रहा है। काला सागर के किनारे बसा ओडेसा शहर, जो यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह और उसके विदेशी व्यापार की जीवन रेखा है, इन दिनों रूस के लगातार ड्रोन और मिसाइल हमलों का निशाना बना हुआ है। लेख बताता है कि हालिया हमलों में ओडेसा के बंदरगाह ढांचे, गोदामों और एक नागरिक मालवाहक जहाज को नुकसान पहुंचा है। पास के पिवदेनी बंदरगाह में बैलिस्टिक मिसाइल हमले में लोगों की जान गई और दर्जनों घायल हुए। इससे पहले ऊर्जा ढांचे पर हमलों की वजह से ओडेसा में कई दिनों तक बिजली गुल रही। यानी हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी सीधा असर डाल रहा है। अल जजीरा के मुताबिक रूस की रणनीति साफ है, यूक्रेन को समुद्र से काट देना। राष्ट्रपति पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि वो यूक्रेन की ब्लैक सी तक पहुंच सीमित करना चाहते हैं। इसका एक कारण ये भी बताया गया है कि यूक्रेन ने रूस की तथाकथित शैडो फ्लीट पर ड्रोन हमले किए हैं, जिनके जरिए रूस प्रतिबंधों के बावजूद तेल बेचकर युद्ध का खर्चा चल रहा है। ओडेसा पर हमले उसी का बदला और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश है। लेख समझाता है कि ओडेसा सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि यूक्रेन की आर्थिक धुरी है। युद्ध से पहले यूक्रेन के 70% से ज्यादा निर्यात, खासकर गेहूं और मक्का, इसी क्षेत्र के बंदरगाहों से होते थे। जब पूर्वी और दक्षिणी इलाकों के कई बंदरगाह रूस के कब्जे में चले गए, तब ओडेसा की भूमिका और भी बढ़ गई। आज भी यूक्रेन दुनिया के बड़े अनाज निर्यातकों में बना हुआ है। उसकी वजह यही बंदरगाह है। अल जजीरा चेतावनी देता है, अगर ओडेसा का बंदरगाह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होता है, तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगेगा। लाखों लोगों की रोजी रोटी, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कारोबार और किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ेगा। निर्यात घटेगा, विदेशी मुद्रा कम होगी, मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा और सरकार की आमदनी भी घटेगी, ठीक उस वक्त जब पुनर्निर्माण का खर्च लगातार बढ़ रहा है। लेख ये भी बताता है कि काला सागर अब असिमेट्रिक नेवल वॉरफेयर का मैदान बन चुका है। यूक्रेन ड्रोन और बिना चालक वाले जहाजों से रूस की शैडो फ्लीट को निशाना बना रहा है, जबकि रूस जवाब में बंदरगाहों और व्यापारिक जहाजों पर हमले तेज कर रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं, समुद्र और व्यापारिक रास्तों पर भी लड़ी जा रही है। आज का अखबार में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store.